मैं आगे का कर तो रहा हूँ लेकिन मैं पीछे का भूलता जा रहा हूँ। जब लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बेटा ये टाइम है मेहनत करने का। लाइव क्लासेस में रेगुलर हो जाइए। बिना प्रैक्टिस करे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारा 101% सारा काम वहीं खत्म है। और जब भी तुम पेपर लिख रहे हो ना, हेडिंग बनाओ, जब भी एक्सप्लेन करो, हेलो बच्चे लोग कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। चाहे वो 11th का बच्चा है, चाहे वो 12th का बच्चा है, चाहे कॉमर्स का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूं जो आप सभी बच्चों के दिल और दिमाग में इस वक्त है ही है। देखो बच्चे, आप सभी बच्चों के इस वक्त एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। मिड टर्म एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के खत्म हो चुके हैं या खत्म होने वाले हैं। और रियलिटी चेक आपको पता है, आपको पता है अपनी रियलिटी कि भाई मुझे कितना आता है और मुझे कितना नहीं आता। आप सभी बच्चों को पता है। और इस वक्त सभी बच्चों के दिमाग में एक ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि मैम हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो लिख नहीं पाते हैं, है ना। लिख भी लेते हैं बट पेपर में नंबर नहीं आ पाते। मैम मैं क्या करूं। मैम मेरे को आता था एग्जाम, मुझे बहुत अच्छे से आता था एग्जाम, लेकिन मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। मैम मैं क्या करूं। तो यही बात करने वाली हूं कि क्या करना है और कैसे करना है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके बारे में भी बताऊंगी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर भी उनके एग्जाम में नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, उन बच्चों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। देखो बच्चे, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो आप लोगों के पास अब फाइनल एग्जाम्स में ज्यादा वक्त नहीं है। आपको भी पता है फेब में आपके फाइनल एग्जाम शुरू हो चुके होंगे। आपको पता है टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। क्लास 12th के बच्चों को पता है डेट शीट आ चुकी है। टेंटेटिव है बट काइंड ऑफ ऐसी ही रहेगी आपकी फाइनल डेट शीट भी। आपको पता है कितना टाइम पड़ा है, आप मुझे बताना एक बार, कितना टाइम पड़ा है। सितंबर गया, अक्टूबर आधा ही मानो, फेस्टिव सीजन है, ये तुम्हारी दिवाली शुरू हो जाएगी, है ना। उस टाइम पर फिर छठ पूजा का टाइम आ जाएगा, है ना। कितना टाइम, आधा अक्टूबर मान के चलो। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब मिड से तुम्हारे एग्जाम है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, मोटा मोटा 3.5 महीने या मैक्स तुम लोगो तो 4 महीने तुम्हारे पास पड़े हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, मोटा मोटा 3.5 से 4 मंथ, बस बस इतना टाइम बचा है तुम्हारे पास। सिर्फ इतना टाइम बचा है, और इतने टाइम में तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को कैसे फाड़ू लेवल तक लेके जाना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करने, ताकि तुम भी अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में 80 में से 80 नंबर लेके आ सको। बेटा आना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, 80 में से 80 नंबर लाना कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने सीनियर से बात करिए, बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स में 80 में से 80 अचीव किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और तुम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, हम उस पर बात करने वाले हैं। अब क्या करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, किन किन टिप्स को ध्यान में रखना है, किन किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ताकि तुम भी अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में फोड़ सको। बेटा ये टाइम है मेहनत करने का, प्लीज मेहनत कर लीजिए। मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, पढ़ लो यार, पढ़ लो प्लीज। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। सच्ची बता रही हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, अभी भी बहुत सारे बच्चे मुझे लिटरली कमेंट करते हैं, लिटरली वो मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं कि मैम एक बार हमें कंफ्यूजन हो रही है कि मेरा 11th में क्या सिलेबस है, 12th में क्या, एक बार बता दीजिए। अरे भाई अगर अभी तक सिलेबस नहीं पता तो भाई पढ़ा क्या है तुमने अभी तक, तो एक बार सुन लीजिए। ये सीबीएसई के हिसाब से अभी बता रही हूँ, स्टेट बोर्ड का भी बता दूंगी। तो सीबीएसई क्लास 12th की बात करूं तो आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन जो है वो मैक्रो और इंडियन का है। लेकिन अगर वही बच्चा स्टेट बोर्ड का है तो उसका क्लास 12th में माइक्रो और मैक्रो का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो और मैक्रो का कॉम्बिनेशन। और स्पेशली वो बच्चे जो नॉन अटेंडिंग है, जो स्कूल तो जाते नहीं है, लेकिन उन्हीं बच्चों की बात करूं जिनको अभी तक सिलेबस नहीं पता। सो प्लीज ढंग से देख लो, तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाली है।
सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है। ठीक है, अब क्लास 11 की बात करूं तो सीबीएसई वालों के लिए तो माइक्रो और स्टार्ट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनके पास इंडियन और उनका स्टार्ट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। उनका कॉम्बिनेशन जो है इंडियन और स्टार्ट्स का रहेगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे किताबें कौन सी है। अगर यही नहीं पता तो पढ़ा क्या है तुमने अभी तक। अब बात करते हैं मैम, प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैम कैसे प्रिपरेशन करनी है भैया, अब हमें क्या करें। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो सिलेबस को कंप्लीट करने पर होना चाहिए। यस, ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करिए। कैसे करें, कहां से देखें, लेक्चर कैसे करें। तो वो बच्चे जिन्होंने बैच खरीदा हुआ, अगर मैं उनकी बात करूं तो प्लीज लाइव क्लासेस में रेगुलर हो जाइए, कंसिस्टेंट होकर आइए, डेली आइए, बैकलॉग्स मत क्रिएट करिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ढंग से क्लास में अगर तुम लोगों ने सुन लिया ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, तो तुम्हारा काम वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मेरा टारगेट यहाँ पे वो बच्चे नहीं है जिन्होंने बैच खरीदा है। मेरे लिए वो बच्चे भी उतने ही बराबर है मेरे लिए जो बच्चों ने बैच नहीं खरीदा बट वो पढ़ना चाहते हैं। किसी रीजन से उन्होंने बैच नहीं खरीदा या कोई फाइनेंशियल इशू है घर पर कि नहीं खरीद सकते थे बैच, तो मैं उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ राजे, तो आप प्लीज मेरी वन शॉट वीडियोस को रिकमेंड कर लीजिए। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशनल नहीं कर रही, अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आपको मेरी नहीं समझ आती, किसी मर्जी टीचर की उठा लीजिए, तुम्हें जिस टीचर की समझ आती तुम उससे पढ़ लो, बट पढ़ लो। लेकिन ये जो वन शॉट वीडियोस होनी चाहिए ना, वो डिटेल्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, 25-25 मिनट में किसी टीचर ने खत्म कर दिया तो तुम सोच रहे हो कि जल्दी से निपट जाएगा चैप्टर, यही पढ़ लेते। नहीं, नहीं है भाई, नहीं है। वो नहीं, वो रिवीजन के लिए ठीक रहती है। वो आधे आधे घंटे वाले चैप्टर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहते हैं, बट सिलेबस अगर पहली बार कर रहे हो यार, तो प्लीज डिटेल्ड वन शॉट, कम से कम 1.5-2 घंटे की तो कम से कम एक लेक्चर होना चाहिए। तुमने जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम अगर मान लो लेट्स से अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो कहां से पढ़े। क्लास 12th के लिए बता रही हूँ, आप लोगों के लिए स्टैंड अप सीरीज में लेके आई थी, पिछले साल की मेरे पास सीरीज है। कुछ रीसेंट लेक्चर्स आ रहे हैं, आप वो देखिए मेरे, है ना, ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, जो रीसेंट वाले लेक्चर्स है वो देखिए। और अगर बहुत आगे का करना है तो आप पिछले साल की मेरी स्टैंड अप सीरीज वाली वीडियो देख सकते हो। 11th क्लास वाले बच्चे भी सुन लीजिए प्लीज। आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसे नहीं मिलता है तो आप चैप्टर का नेम लिखिए, बाय तान्या मुंजाल करिए, आप लोगों को चैप्टर मिल जाएगा। अगर तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो तो बता रही हूं। लेकिन अगर मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, तो पढ़ लो जिससे भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ लो, डिटेल लेक्चर लेना प्लीज। ये नहीं कि आधे एक घंटे की 20 मिनट 25 मिनट में टीचर ने निपटा दिया। बेटा वो सिर्फ रिवीजन के लिए अच्छी होती है, रिवीजन के लिए वो बेस्ट रहती है। लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि भाई 15-20 मिनट में चैप्टर निपटा दोगे, तो भाई नहीं निपटेगा। फॉर्मेलिटी मत करो, अपने दिल को शांति देने के लिए फिर मत करना, वो फॉर्मेलिटी है फिर। ठीक है, फॉर्मेलिटी मत करो। अपने लिए पढ़ रहे हो तुम, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, तो पढ़ लो। अब और टाइम वेस्ट मत करो, मत करो। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, मुश्किल से 3.5 महीने पढ़े यार, मुश्किल से 3.5 महीने, 4 महीने, मुश्किल से। कितना टाइम पड़ा है, पढ़ लीजिए, अब पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा प्लीज बैकलॉग्स जिन बच्चों के हो गए हैं, बैकलॉग्स स्पेशली वो बच्चे जो लाइव क्लास में आते हैं, एक दिन आ जाते हैं, फिर 4 दिन गायब हो जाते हैं, फिर अगले दिन मुंह दिखा लेते हैं, और फिर आगे 5वीं क्लास में बोलते हैं कि मैम हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। कहां से समझ आएगा जब इतने दिन गायब रहते हो, बेसिक्स तुम्हारे क्लियर नहीं होते, और आखिरी में आ जाते हो, है ना, टाइम पास के लिए आ जाते हो, तो बेटा वो नहीं समझ आएगा तुम्हें। बैकलॉग्स अगर हो चुके हैं तो क्लियर करें। मैम बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, नहीं हो रहे क्लियर, क्या करें। देखो, अगर 1-2 चैप्टर मिसिंग हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लाइव क्लास से देखो, हो जाएगा तुम्हारा। 1-2 वीडियोस होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1-2 वीडियोस तो हम देख ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर बहुत सारे चैप्टर्स के बैकलॉग्स हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स तुम लोगों ने अभी तक नहीं करे हैं, और टीचर अब आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या करें अब हम मैम। तो फिर तुम भी यही वन शॉट पे चलो, वन शॉट
मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं यहाँ कोई प्रमोशन अपनी नहीं कर रही, बट मैंने एक्चुअल में बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने सच में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर तुम उतना भी कर लोगे ना, तुम्हारा 101% सारा काम वहीं खत्म है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर जाना है उसके बाद, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज बैकलॉग्स मत क्रिएट करिए, और हो गए हैं तो प्लीज वन शॉट देखो और खत्म करो जल्दी से, ठीक है। इसके अलावा प्लीज नोट्स बनाइए, नोट्स जो तुम लोग नहीं बना रहे हो, तुम लोग सुन लेते हो क्लास लेकिन तुम लोग लिखते नहीं हो, लिखो। कैसे बनाए नोट्स मैम, कैसे बनाए? तो बेटा हमारे क्लास नोट्स रहते हैं वो रखिए, आपकी किताब रहती है वो रखिए, अपना बेस्ट कंटेंट लो और नोट्स बना डालो। मैम क्या हम आपके नोट्स यूज कर सकते हैं? क्या आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हो? यस, 101% आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नोट्स बनाइए। बेटा जब लिखते हैं ना, जब हम लिख 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 के, जो आपका डाउट आता है ना कि मैम समझ आ जाता है बट याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, इकोनॉमिक्स याद नहीं हो रही, अरे कहां से याद होगी? लिख कर देखा है तुमने घर पर? लिख कर देखा है? जब लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली फिंगर्स को याद हो जाता है, फिंगर्स को याद हो जाता है। तो लिख कर प्रैक्टिस करिए। बचपन में लिख लिख के मम्मी ने प्रैक्टिस कराई है ना, क्यों करवाई है? क्योंकि लिखने से याद होती है चीजें, तो लिखना इसलिए है। रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। बिना लिखे खाली समझने से सुनने से नहीं होगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स में काम, तुम्हें लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पड़ेगी तुम्हें यार। नोटबुक लाओ। मैं अपने टाइम में, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं तुम्हारी क्लास में थी ना, मतलब जब मैं 12th में थी, 11th में थी, मेरे को इतने इतने मैंने रजिस्टर ना सिर्फ लिख लिख के प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे भर दिए थे, इतने इतने मोटे मोटे रजिस्टर, इतनी मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है बिना मेहनत के, हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलिए। अब मैम चैप्टर्स अच्छे से हो रहे हैं साथ के साथ, अब प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस आप पीछे की जो रेफरेंस बुक आप जो भी ले रहे हो, राइट, उसके पीछे के जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो करिए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करें। और एक चीज एक चीज बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर तुम लोग पूरी नोट्स मेरे ले लो, तुम लोग पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अपने दिमाग में छपवा लो, लेकिन अगर तुम लोगों ने पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम लोगों ने नहीं किए, सैंपल पेपर क्वेश्चंस तुम लोगों ने नहीं किया, तो बेटा फिर मत बोलना कि नंबर नहीं है। मैम कहां से करें प्रैक्टिस? मैंने पिछले साल बहुत सारे, कम से कम 5 पेपर्स पीवाईक्यूज के एक साथ कराए, वो तुम्हें 3 घंटे की वीडियो जरूर देखेगी, बट उसमें एक्चुअल में 4 से 5 पेपर्स कम से कम मैंने उसमें करवाए हैं। वो कर लीजिए, वो तुम्हारा सच में काम हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इवन आप आगे भी मैं पीवाईक्यूज की एक सीरीज लाऊंगी, ठीक है, सैंपल पेपर्स भी आगे करवाऊंगी, वो टेंशन मत आप लीजिए, ठीक है। लेकिन बच्चे प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, बिना प्रैक्टिस करे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ना, इतना कंपटीशन बढ़ गया, क्वेश्चन सब कुछ देखो, कोई भी चीज है ना सीधी सीधी ना आके बहुत घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। सो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और कब करनी है मैम? तो सबसे पहले अपने अपने सिलेबस पे ही पहले ध्यान दो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो भाई फिर जितने हो सके पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने हो सके। मैम कहां से करें? तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उठा लीजिए, लेकिन करने पड़ेंगे। सैंपल पेपर्स भी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लेटेस्ट सैंपल पेपर्स भी आ चुका है, चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस को करके देखना पड़ेगा, बिना इसके तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, नहीं होगा तुम्हारा काम। अब जो सबसे जरूरी क्वेश्चन जो बच्चा इस वक्त जानना चाह रहा है, मैम एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या करें? एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, क्या करें मैम? है ना, यही है ना प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है ना। सब कुछ आता है, लिखकर भी सब कुछ आया, फिर भी नंबर क्यों काट रही है टीचर? मैम नंबर क्यों नहीं आ रहे? मैम कुछ तो कमी है, तो क्या कमी है, कैसे करना है? अब सुन लो, पेपर में इकोनॉमिक्स की स्पेशली बता रही हूँ, किन किन बातों का ध्यान देना है, किन किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, किन किन टिप्स को
ध्यान में रखना है तुम लोगों को इकोनॉमिक्स के पेपर में। ध्यान से समझिए, सबसे पहले प्लीज ट्राई करिए अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक्स। प्लीज जितने हो सके पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट्स में। पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत बनाइए, प्लीज जितना हो सके पॉइंट्स में लिखिए। और जब भी आप लोग टेबल या डायग्राम बना रहे हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन मस्ट है, मस्ट। अब एक बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि मैम लेट्स से हमें टेबल या डायग्राम में से एक चीज बनानी है ना। अगर बोले तो वही चीज बनाएंगे, टेबल बोले तो टेबल ही बनाएंगे, डायग्राम बोले तो डायग्राम ही बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमें एक चीज बनानी है तो हम क्या बनाए, तो हमेशा कोशिश करें तब डायग्राम बनाइए। डायग्राम ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाइए उस केस में। इसके अलावा मैम अपने पेपर को कैसे हम प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले राइट हेडिंग्स एंड देन एक्सप्लेनेशन। मान लो जब भी आप ये मान लो क्वेश्चन पेपर आपको, तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिखिए, ठीक है, और फिर जाके उसको एक्सप्लेन करिए। हेडिंग जरूर लिखिए और जितना हो सके फ्लो चार्ट्स बनाइए। मैंने क्लास में हमेशा आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाया है। बैंकिंग वाला चैप्टर आप लोगों को याद होगा किस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनवाए हैं मैंने। तो जितने हो सके जहां जहां आपको लगता है कि आप फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू किसी भी चीज को समझा पा रहे हो, है ना, तो वो करिए। इससे क्या होता है, आपका पेपर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इतना याद रखना, जितना तुम एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना आसान बनाओगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस है नंबर पाने के। इस चीज को याद रखना, जितना तुम एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना आसान बनाओगे, उतना आसान है तुम्हारे लिए नंबर अचीव करना। और जितना तुम घुच मुच मारोगे, है ना, ओवर राइट करोगे, कांटे मारोगे, इतना अगर तुम बेकार तरीके से करोगे ना, तो बेटा फिर नंबर भी ऐसे ही आते हैं। तो थोड़ा सा तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना है। ओवर राइट मत करिए, इतनी कटिंग मत करिए। थोड़ी बहुत तो देखो नॉर्मल है, हो जाती है, गलती हो जाती है, एक छोटा सा किया या उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस मार दिया। बट ऐसे बच्चे तो मैंने ऐसे ऐसे पेपर देखे, ऐसे ऐसे घुचमुच मारते रहते हैं। इतना नहीं भाई। और ये तभी होता है क्योंकि तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चंस की, तुम लिखकर नहीं देखते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता पेपर में लिखूं कहां से, शुरुआत कैसे करूं, यही प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए कि मैम शुरुआत ही समझ नहीं आती, करूं कहां से। समझ आए बट लिखूं कैसे, प्रेजेंट कैसे करूं, वो नहीं आता, तभी तुम्हारी इतनी घुचमुच होती है। तो बेटा इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। सुन रहे हो। इसके अलावा ट्राई टू राइट आंसर इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्लीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। कोई भी टॉपिक आए तो सबसे पहले उसको मीनिंग लिखिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, फिर टेबल बनाइए, हेडिंग डालिए, टेबल बनाइए और उसको एक्सप्लेन करिए टेबल को, फिर डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करिए। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी डाल दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर हेडिंग के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ट्राई करो जितने पॉइंट्स में तुम लिख सको। टेबल है तो टेबल को भी आप पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट, पहला पॉइंट ऐसे ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जितने हो सके आप एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में दीजिए, पॉइंट्स में दीजिए। एंड बी अवेयर ऑफ योर वर्ड लिमिट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे एक आंसर आता है 3 नंबर का है, लेकिन फिर भी इतना लिख देंगे क्योंकि मुझे आता है। बेटा मिलने 3 ही है, 6 नंबर नहीं मिल जाएंगे उसमें। तो प्लीज वर्ड लिमिट का ध्यान दीजिए। और यही कारण है कि तुम्हारा पेपर फिर टाइमली कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जितना पूछा है तुम उतना तो आप जवाब देते नहीं हो। तुम्हें एक चीज आती है तो पता नहीं उसकी रामायण लिख देते हो पूरी की पूरी, है ना, पूरी की पूरी महाभारत लिख देते हो तुम वहां पर। बेटा 3 नंबर का 3 नंबर ही मिलेंगे, 6 नंबर नहीं मिल जाएंगे। और यही कारण है तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो भाई पेपर कैसे कंप्लीट होगा, स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, तो स्पीड इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि भाई लिखना पड़ेगा घर पर बैठ के। जब तुम लिखोगे लिखोगे इतने टाइम से, तुम अगर अपने आप को पेपर के माहौल में रखोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद देखोगे कि पेपर में तुम्हारी स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी। और जो बच्चे आके बोलते हैं ना कि मैम मेरा पेपर छूट गया, वो इसलिए छूटता है क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें लिखना क्या है। तुम सारा टाइम सोचने में लगा देते हो कि लिखूं कैसे, लिखूं कैसे, लिखूं कैसे। और यही कारण है तुम्हारा पेपर छूट जाता है। जब सब कुछ पता है, लिख लिख के देख लिया ना, तो तुम्हारा हाथ है ना अपने आप चलता है, अपने आप तुम एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हो, अपने आप तुम्हारा हाथ चलता है, तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है फिर। तो भाई लिखना पड़ेगा। इस चीज को याद रखना, बिना लिखे नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी। लिखो। लग रहा होगा डांट रही हूं, हाँ डांट रही हूं, जो मानना है मानो, जो समझना है समझ लो, लेकिन अब टाइम है राजे, प्लीज 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 अब ये टाइम वेस्ट मत करना। ये जो गिनती के कुछ महीने हैं ना, इसको अब बर्बाद मत करना।
प्लीज मत करना। अब सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर, प्लीज प्लीज सीरियस हो जाइए, ठीक है। और लास्ट है, यू कैन राइट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। ये बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्या मैम हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, बट अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिख दो। ऐसी लैंग्वेज हो कि सामने वाले टीचर को समझ तो आए तुम लिखना क्या चाह रहे हो। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश थोड़ी ढंग की होनी चाहिए तुम्हारी, है ना। ये नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो उसका मतलब ही कुछ और निकल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जो कीवर्ड्स बताते हैं ना टीचर, बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिए, ये टीचर देखता है ये वर्ड, भाई वो लिखने हैं वर्ड्स, लिखने हैं वो वर्ड्स। और जब भी तुम पेपर लिख रहे हो ना, हेडिंग बनाओ, जब भी एक्सप्लेन करो तो जो जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो टीचर बोलता है इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करके आइए कि भाई, ताकि टीचर का ध्यान वहीं जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे ने लिखा हुआ है, ताकि वो सीधा टिक्का मारे। समझ पा रहे हो? तो इस चीज को आप प्लीज ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए। और लास्ट कुछ टिप्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें 80 में से 80 मार्क्स अचीव करने हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने करे हैं यार, ऐसा नहीं है। हम लोग 70 तक तो इजीली पहुंच जाते हैं, बट 70 से 80 में तुम लोग फंस जाते हो। उसका रीजन ही यही होता है कि तुम लोग बहुत सारी चीजें जो है नहीं कर रहे होते हो। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझिए। अब कैसे अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो भी सुन लो प्लीज। अगर तुम सच में 80 में से 80 नंबर चाहते हो ना, तो इन बातों को जरूर ध्यान देना। सबसे पहले प्लीज अब कंसिस्टेंट हो जाइए, प्लीज रेगुलर हो जाइए। अब मत करना मैम मेरे चाचा की शादी है, मेरे मामा की शादी है, मेरे बुआ की शादी है, मेरे उसकी शादी है, मैं वहां गया, मेरे दोस्त की शादी है, मेरे वो है। प्लीज 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 अब थोड़ा रेगुलर हो जाइए प्लीज, ठीक है। इसके अलावा बैकलॉग्स अब मत क्रिएट करिए, काइंड ऑफ वही है, रेगुलर आइए, बैकलॉग्स मत क्रिएट करिए। और जो हो चुके हैं प्लीज उसको क्लियर करिए, वन शॉट देखिए, लेकिन करो क्लियर, फटाफट से करो। और बैकलॉग्स मत क्रिएट करिए अब आप लोग, ठीक है। इसके अलावा वही सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सबसे जरूरी, अगर तुम लोगों ने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो प्लीज फिर पीवाईक्यूज पर आ जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मस्ट है। प्लीज 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 सुन लीजिए। अब अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन तुमने अगर पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो अभी तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है। फिर मैं आपको बोल रही हूं, अभी भी प्रिपरेशन में मतलब कमी है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन सैंपल पेपर्स जरूरी है। कम से कम 4 से 5 पेपर्स कर लीजिए, कम से कम 4 से 5 पेपर करने होंगे आपको, पीवाईक्यूज के भी और सैंपल पेपर्स के भी कम से कम करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लीज, ये आपको पता है, वही नोट्स बनाइए अपने, आपको पता ही है। प्लीज अपने नोट्स बनाइए, अपने एक सेपरेट नोटबुक लीजिए, हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट नोटबुक्स बनाइए, नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए, जो फॉर्मुलेज हैं वो अच्छे से करिए, न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्लीज ये चीजें आप लोगों को पता है ना। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, रिवीजन। ये बच्चा जरूर बोलता है मैम मैं आगे का कर तो रहा हूं, लेकिन मैं पीछे का भूलता जा रहा हूं। अरे भाई भूलोगे ना, आगे तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम रिवाइज ही नहीं करोगे उन टॉपिक्स को, तो बिल्कुल ऊपर से जाएंगे ना, फिर वो टॉपिक्स भूलोगे ना। तो भाई रिवीजन मस्ट है, आगे जरूर बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे का साफ होता जाए तुम्हारा। तो भाई रिवीजन मस्ट है तुम्हारे लिए, रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन मस्ट है, रिवाइज करिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग मेरी माइंड मैप सीरीज देख सकते हो, लेकिन रिवीजन मस्ट है तुम्हारे लिए, रिवीजन जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा वही रिटन प्रैक्टिस काइंड ऑफ वही है कि भाई रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, लिख लिख कर देखिए, जिससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, आपको ये समझ आएगा कि आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। प्लस जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि आप लोग राजे पेपर से पहले कुछ प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। सीधा पेपर में जाके जब तुम पेपर देख के लिखने की कोशिश करते हो, तुम लिख नहीं पाते हो। स्टार्टिंग में तो तुम लोग इतना देर सोचने में लगा देते हो कि लिखूं क्या, उसके बाद जब पेपर खत्म होने पर आ जाते हो तो फटाफट कुछ भी लिखने लग जाते हो, फिर पेपर तुम्हारा पूरा नहीं होता है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस कर लो पहले, ताकि स्पीड इंप्रूव हो, ताकि टाइमली पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और लास्ट सबसे जरूरी जो हर बच्चा कर रहा है, थोड़ा सोशल मीडिया कम कर दीजिए।
तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी तुम्हारी रीलें चल रही हैं, वो थोड़ा कम कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बंद कर दो फ़ोन, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मैं उस पर नहीं बात करती, है ना? बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं, मुझे पता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल खत्म कर दो, मत ही यूज़ करो, बट मैं ये बोल रही हूँ कम करिए। ऐसा कर लीजिए कि 1-2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, है ना? उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करना और उसके बाद 5-10 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर यूज़ कर लिया। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे मैम हम तो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, हम कैसे छोड़ दें फ़ोन, है ना? तो बेटा थोड़ा-सा आप उस टाइम के लिए अपने आप को करिए। कुछ टाइम के लिए आप लेट्स से अपना इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा-सा डीएक्टिवेट कर दीजिए, अपने मम्मी के फ़ोन में रख लीजिए, है ना? रात में थोड़ी देर यूज़ कर लीजिए, है ना? अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, मम्मी के फ़ोन में कैसे रखें हम? तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यार। आप समझदार हो, मैच्योर हो, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे हो अभी इतने। इतने छोटे तो नहीं हो आप। तो आपको खुद से टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपका। खुद से टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और ये बच्चा ज़रूर बोलता है कि मैम कैसे टाइम मैनेज करें? वही तो प्रॉब्लम है। सुबह स्कूल, शाम में क्लासेस रहती है, कब पढ़ूं मैं, कब सेल्फ स्टडी करूं बेटा? तो सेल्फ स्टडी कब करे बेटा? कभी कर, चाहे रात में बैठ के कर, चाहे सुबह उठ कर, बट करनी पड़ेगी। मैंने भी करी थी यार, मैं भी स्कूल जाती थी, मैं भी ट्यूशने जाती थी उस टाइम पर, बट मैंने भी तो करी। रात को हम 2-2 बजे तक पढ़ते थे, रात में नहीं पढ़ा जाता तो सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ी हूं मैं। निकालना पड़ेगा। अगर 24 घंटे तेरे लिए तो सभी बच्चों के लिए 24 घंटे है, टॉपर्स के लिए भी 24 घंटे है, मेरे लिए भी 24 घंटे थे, तेरे लिए भी 24 घंटे है, सभी के लिए 24 घंटे है। टाइम नहीं पड़ेगा, हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तुझे ये लग रहा है कि स्कूल में आज कोई पढ़ाई नहीं होनी, टाइम पास होना, तो कोई बात नहीं, छुट्टी ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे बैठ के पढ़। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, टाइम पास हो रहा है, तो थोड़ा छुट्टियां लेना शुरू कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि राजे जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कितना मर्जी तुम लोग हमसे सुन लो, कितने मर्जी तुम लेक्चर सुन लो, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, कोई फायदा नहीं उसका। तो टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। कोई मैं टाइम टेबल नहीं देने वाली, टाइम टेबल खुद तुम बनाओ। डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं तो पढ़ने ही है, मैं सोऊंगा नहीं। खुद खुद को मोटिवेट करो, खुद को। कितना मर्जी मैं तुम्हें मोटिवेट कर लूं, लेकिन अगर जब तक तुम सेल्फ मोटिवेट नहीं होते, जब तक तुम्हारे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आता, तब तक कोई फायदा नहीं। मैं जितना बोलूंगी 2 दिन रहेगा तुम्हारे दिमाग में, तीसरे दिन साफ हो जाएगा। लेकिन खुद मोटिवेट करिए। मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे डिजायर्स क्या है, मुझे क्या बनना है, मुझे कहां जाना है, मेरे माँ बाप के क्या सपने हैं, सबको सोचो। जब दिमाग में ड्रीम्स रहते हैं ना, सपने रहते हैं, तो सपनों को हासिल करने की भूख भी रहती है। वो भूख होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। वो भूख होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है, इट एनी हाउ करना है, और मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इट एनी हाउ। खुद को मोटिवेट करिए, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को चैलेंज करिए कि करना है, करना है और करना है। ठीक है, चलिए जी। सो आज की क्लास को, मतलब क्लास तो क्या, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के लिए लाई थी। आई होप आपको समझ आई होगा मैं किन किन बातों की बात कर रही हूँ। वो प्लीज फॉलो करिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।